हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इसको कई बुक्स में फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक लॉज भी लिखा गया है। इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द नेचर oblique या और features of economic laws are discussed as under number one, economic laws are scientific। तो कुछ लोगों का या कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये जो इकोनॉमिक लॉज हैं ये साइंटिफिक हैं। अनडाउटेडली इकोनॉमिक लॉज आर साइंटिफिक। दे एग्जामिन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमिना। दो या दो से ज्यादा इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता लगाने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक लॉज। इन रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक लॉज एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द टेंडेंसीज resulting from unbridled operation of the economic forces। वही बात कि भाई आपस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा उसको घुमा फिरा के लिखा हुआ है इसलिए कि भाई पेज भी तो भरने हैं ना पेपर में। Economic forces generally come into play as a result of the operation of natural and legal forces। तो इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो आती क्यों हैं? इकोनॉमिक फोर्सेस नेचुरली अकर हो जाती क्योंकि नेचुरल एंड लीगल फोर्सेस हैं जो हमारी लाइफ पे जो हैं अप्लाई होती हैं और उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर that as successive doses of labor and capital are applied to a given piece of land, after a certain limit production does not increase at the same proportion। तो ये भी एक लॉ है कि जैसे जैसे आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर है, ये कुदरत का रूल है कि एक ही जमीन के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा बंदे लगाई जाओगे या ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करी जाओगे तो एक लेवल के बाद प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो सकती। दिस नेचुरल लॉ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। तो इसी नेचुरल लॉ को इकोनॉमिक्स में बेस माना और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन बनाए। However, we expect we expect that all human beings will react to a certain specified economic changes in an ideal way। तो however हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से सोचें तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये सारी सिचुएशन हुई तो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे। समझ की बात? तो ही ये जो लॉ है साइंटिफिक तरीके से काम करेगा। बट ऐसा ट्रू नहीं है। मैं क्या पता अलग तरीके से रिएक्ट करूं, आप अलग तरीके से रिएक्ट करो। इट इज दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक लॉज that gives them specified economic changes in an identical way। अगर मैं भी एक ही तरीके से बिहेव करूंगा, आप भी एक ही तरीके से बिहेव करोगे तो जो लॉ लगेगा हम पे सेम लगेगा क्योंकि रिजल्ट सेम आएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ, ये इनका बिलीफ है जो इकोनॉमिस्ट का, दैट वी एक्सेप्ट अ सर्टेन कॉज एंड कॉज टू बी फॉलोड बाय अ सर्टेन इफेक्ट। तो इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से कि जैसे मैं रिएक्ट करूंगा आप भी वैसे रिएक्ट करोगे, इसकी वजह से एक प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है। It is this characteristic of economic laws that gives them a scientific status। तो इस प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बनने से, क्योंकि हर कोई एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा, इसी वजह से इसको साइंटिफिक स्टेटस दिया गया है इकोनॉमिक लॉज को। बट कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं होते। जैसे अगर आप एक बॉल फेंको जमीन पे तो हमेशा नीचे गिरेगी, तो रिजल्ट सेम आ सकता है। बट क्या पता मेरा लॉ ऑफ डिमांड का तरीका अलग हो, मैं प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी चेंज करूं, गिराऊं, और आप क्या पता ज्यादा गिराओ या कम गिराओ। समझ गए ना बात? ऑल्दो इकोनॉमिक लॉज आर साइंटिफिक, दे आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द लॉ ऑफ फिजिकल साइंसेज। वो एग्जैक्ट इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन सेज दैट इफ अ बॉल इज थ्रोन अप, अगर कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं, इट मस्ट फॉल डाउन। दिस इज अ वेरी एग्जैक्ट स्टेटमेंट। ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, होना ही होना है। ठीक है, सच एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी मेड इन इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वी डू एक्सपेक्ट दैट एज द प्राइस of a commodity increases, its demand will fall, but we can think of many exceptions to this rule। हमें पता तो लग जाएगा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है, फिर हम एक्सेप्शंस लेने बैठ जाएंगे, अगर ये हुआ तो ये नहीं हो पाएगा, अगर इस सिचुएशन में हो तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन द केस ऑफ गिवन गुड्स दिस लॉ डज नॉट ऑपरेट। गिवन गुड्स के केस में तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड नहीं गिरती। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड उल्टा बढ़ जाती है। Thus, economic laws are not comparable to the laws of exact sciences like physics and chemistry, but are comparable to laws in less exact sciences like astronomy, etc. etc। तो ये जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो एग्जैक्टली वो लॉज तो नहीं होते जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पाए जाते हैं, मगर जो है इतने भी गए गुजरे नहीं होते। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, लाइक एस्ट्रोनॉमी जो है उनके लॉज से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में था कि भाई ये साइंटिफिक है, दूसरे में कह दिया भाई प्रॉपर साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, प्रॉपर साइंस नहीं है। तीसरे में कह दिया इकोनॉमिक लॉज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। इन फिजिकल साइंसेज द फिनोमिना अंडर द स्टडी
इज सब्जेक्ट टू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन द लेबोरेटरीज। तो लेबोरेटरीज वगैरह जो होती हैं उसमें जो भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, तो उसमें तो रिजल्ट सेम आ जाते हैं। हाउएवर इकोनॉमिक लॉज आर नॉट सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उनको इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। देयरफॉर इट इज आर्ग्यूड that economic laws are not universal and not true for all times। समझ गई बात? अगर कहीं जंग लगी होगी, प्राइस बढ़े होंगे, तब भी आप सामान खरीदोगे क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। समझ गई बात? तो वो ऐसे एग्जैक्टली अप्लाइड नहीं होते जैसे जो साइंसेस के लॉज, फिजिकल साइंसेस के लॉज अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिपोथेटिकल नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। Some economists have argued that economic laws are hypothetical। कैसे? This is due to the reason that the in economics we study the effects that will be produced by certain causes but subject to conditions that is, जैसे हम कोई कंडीशन ले लेते हैं, other things being constant, जिसको हम ceteris paribus कहते हैं, and that the causes are able to work out their effects without any hindrance whatsoever। तो जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं, हम कुछ assumption ले लेते हैं कि ये चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, ceteris paribus होना चाहिए, तो ही ये काम करेगी। समझ की बात? तो इस सिचुएशन में देखें तो जो पहले से ही ये assumption मान के चल रहा है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर वैसा ना हुआ फिर, समझ की बात? Both these conditions do not hold as neither do neither do other things remain equal, nor the causes able to work out their effects smoothly and without any interference from other socio-economic factors। तो ये सारा का सारा जो हमने सिट्रस पैरिबस या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मान लिए, हर एक मॉडल की क्रिटिसिज्म में फिर यही बोलते रहते हैं कि भाई इसने ये assumption ली थी, ये गलत है, ये हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट नहीं रह सकता, कैपिटल आउटपुट रेशियो चेंज हो जाएगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो भी assumption है उसको क्रिटिसाइज किया होता है कि ये सारी assumption को असल जिंदगी में कांस्टेंट कर ही नहीं सकते। समझ की बात? तो अब कंक्लूजन करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट ऑल द इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट्स ऑफ टेंडेंसीज। कि जो इकोनॉमिक लॉज हैं ये टेंडेंसी शो करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिलहाल इस तरीके से हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। एवरी कॉज हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सम डेफिनेट रिजल्ट इफ नथिंग अकर्स टू हिंडर इट। तो ये बताया गया कि हर एक कॉज से कोई ना कोई इफेक्ट होगा ही होगा, और हर एक कॉज से कोई ना कोई इफेक्ट होगा ही होगा, और हर एक जो कॉज है उसका एक डेफिनेट रिजल्ट रहता है अगर हम एजम्पशंस को कांस्टेंट मान ले। तो अगर एजम्पशंस जो है कि फला फला चीज़ इनको कांस्टेंट मान ले तो उस हिसाब से रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें बेसिकली सबसे पहले मैंने किया था कि इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं, ठीक है, उनका मीनिंग, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैंने बताया नेचर या फीचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं, तो जिस हिसाब से मैंने बताया अपने पेपर में उसी हिसाब से लिखना है। फिर मैं आगे बताऊंगा कि मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये आपको सब समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।